हाय स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। इस टॉपिक का हमारा दूसरा वीडियो है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने हेरिडिटी एंड हेरिडिटी चेंजेस, ट्रांसक्रिप्शन, इवोल्यूशन एंड थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के बारे में पढ़ा। अगर आप मेरा फर्स्ट वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आज हम एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे टोटल 6 टाइप के इवोल्यूशन है, एविडेंसेस है जिसे हम पढ़ने वाले हैं। तो उसमें फर्स्ट है मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस। Observe the following images and note the similarities between the given animals images and plant images। अभी यहाँ पे आपको दो टाइप के इमेजेस दिए हुए, एक एनिमल्स का इमेज दिया हुआ है और एक प्लांट का इमेज दिया हुआ है। तो इसमें आपको सिमिलैरिटीज ढूंढनी है दोनों इमेज में। तो वेरियस सिमिलैरिटीज लाइक स्ट्रक्चर ऑफ माउथ, पोजीशन ऑफ आईज, स्ट्रक्चर ऑफ नोस्ट्रिल्स एंड ईयर पिना आर थिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हेयर ऑन द बॉडी आर सीन इन द एनिमल्स। अभी एनिमल्स के में हम लोग को क्या क्या सिमिलैरिटीज दिखाई देती है। तो उनका जो स्ट्रक्चर ऑफ माउथ है वो एक सिमिलैरिटीज दिखती है। पोजीशन ऑफ आइज़, तीनों के आइज़ के पोजीशन हम लोग को इक्वल दिख रहे हैं। एंड नोस्ट्रिल्स, दोनों की जो नाक है उनका जो पोजीशन है वो इक्वल दिख रहा है। और उनके बॉडी पे जो हेयर्स दिख रहे हैं वो एक सेम दिख रहा है। अब हम प्लांट्स में आते हैं। लाइक लीफ शेप, अभी यहाँ पे जो लीफ शेप है, पत्तियों का जो शेप है वो इक्वल दिख रहा है। लीफ वेनिशन, पत्तियों के ऊपर जो लाइनिंग दिख रहा है। लीफ पेटियोल एक्सेट्रा अकर इन केस ऑफ प्लांट्स। अब ये सब हम लोग को प्लांट्स में दिखाई दे। दिस इंडिकेट दैट देयर आर सम सिमिलैरिटीज इन दोज ग्रुप्स। अब ये क्या इंडिकेट करता है कि इनके ग्रुप में कुछ तो सिमिलैरिटी है। एंड हेंस इट प्रूव्स दैट देयर ओरिजिन मस्ट बी सेम। अब इससे मालूम पड़ता है कि उनके जो ओरिजिन थे वो सेम होंगे एंड मस्ट हैव कॉमन एंसेस्टर। और उनके जो पूर्वज थे, एंसेस्टर मीन्स पूर्वज, वो भी इनके सेम थे। ये है मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस। अभी नेक्स्ट हम लोग चलते हैं एनाटोमिकल एविडेंसेस पे। तो यहाँ पे भी हमको 4 डायग्राम दिए हुए हैं। फर्स्ट इज अ ह्यूमन हैंड, कैट्स फॉर लेग, पैटेजियम ऑफ बैट्स, फ्लिपर ऑफ वेल। स्टार्ट करते हैं। इफ़ यू आर केयरफुली ऑब्जर्व द पिक्चर्स, अगर हम केयरफुली पिक्चर को ऑब्जर्व करते हैं, देयर आर डजंट सी मेनी सुपरफिशियल सिमिलैरिटीज। तो पिक्चर्स देख के तो हमको कोई सिमिलैरिटीज नहीं दिखाई दे रही बिटवीन ह्यूमन हैंड्स, कैट्स फॉर लेग, फ्लिपर ऑफ हेल एंड पेटिज्म ऑफ बैट। सिमिलरली यूजेस ऑफ ईच ऑफ दो स्ट्रक्चर इज डिफरेंट। अभी ये जो इनका यूजेस है सब चीज़ों का वो भी डिफरेंट है। अभी ह्यूमन हैंड का यूज़ कोई भी चीज़ उठाने में यूज़ होता है, कैट्स फॉर लेग का भी चलने में यूज़ होता है, पेटिज्म ऑफ बैट का यूज़ जुड़ने में उपयोग होता है, एंड फ्लिपर ऑफ वेल का यूज़ अपने रक्षा करने के लिए यूज होता है। हाउएवर देयर इज़ अ सिमिलैरिटी इन अ स्ट्रक्चर ऑफ बोन। लेकिन उनके बोन के स्ट्रक्चर में हमको सिमिलैरिटीज दिख रही है। जो बोन का जो स्ट्रक्चर है चारों का वो एक सिमिलर दिख रहा है। एंड बोनी जॉइंट्स इन ऑर्गन्स ऑफ ईच ऑफ दोस एनिमल्स, और उनके जो जॉइंट्स हैं वो भी हमको सिमिलर दिख रहे हैं। दिस सिमिलैरिटीज इंडिकेट दैट दोज एनिमल्स में हैव कॉमन एंसेस्टर। अब ये सिमिलैरिटी हमको क्या बताती है कि इनके जो एंसेस्टर थे वो क्या थे, सेम थे। इसे हम वेस्टिजियल ऑर्गन बोलते हैं। इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स सडन डेवलपमेंट ऑफ न्यू टिश्यू और ऑर्गेन्स फॉर लिविंग इन चेंजिंग एनवायरनमेंट इज नॉट पॉसिबल। अभी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर अगर कोई भी नया टिश्यू ऑरिजिन हो जाता है तो हमारे इन्वायरमेंट के लिए पॉसिबल नहीं होता है। इंस्टेड एग्जिस्टिंग ऑर्गेन्स अंडरगो ग्रेजुअल चेंजेस। मोस्टली अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर इन द बॉडी इज़ यूजफुल अंडर सर्टेन सिचुएशन। अभी हमारे बॉडी में कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर जो होता है हमारे लिए यूज़फुल होता है अंडर अ सर्टेन सिचुएशन, कोई भी स्थिति में वो यूज़फुल होता है। However, same structure under different situation may become useless or even harmful। लेकिन वही स्ट्रक्चर दूसरे बॉडी में वो हार्मफुल होता है। Such structure begins to degenerated under such situation as per the principle of natural selection। और वो स्ट्रक्चर धीरे धीरे क्या होता है, बॉडी से डिजनरेट हो जाता है। It takes thousands of years for the structure of disappear। अब उसको डिसअपियर में हज़ारों साल लग जाते हैं। Such organs are seen in a different phases of डिसअपियरेंसेस इन एनिमल्स। अब वो स्ट्रक्चर अलग अलग एनिमल में हमको दिखाई भी देता है। सच ऑर्गेन्स दो नॉन फंक्शनल इन सर्टेन ऑर्गेनिजम्स। लेकिन वो ऑर्गेन्स कुछ ऑर्गेनिज्म में नॉन फंक्शनल होते हैं, यूज़फुल नहीं होते हैं। इट मे बी यूज़फुल या फंक्शनल इन अदर ऑर्गन, लेकिन वही ऑर्गेन्स दूसरे बॉडी में यूज़फुल होता है। इट इज़ नॉट वेस्टिजियल इन अदर ऑर्गन, और दूसरे में वो वेस्टिजियल नहीं होता है। मीन्स अभी उसका एग्जाम्पल लेते हैं अपेंडिक्स।
विच इज़ यूजलेस टू ह्यूमन। अभी अपेंडिक्स जो होता है हमारे लिए यूजलेस होता है ह्यूमन के लिए। इट इज़ यूजफुल एंड फुल्ली फंक्शनल ऑर्गन इन रूमिडेंट्स। अभी रूमिडेंट्स में ये टोटली यूजफुल होता है। अभी रूमिडेंट्स मीन्स जो प्राणी जुगाली करते हैं, मीन्स गाय बैल बकरी, ये सब इसमें रूमिनेंट्स में आते हैं। सिमिलरली मसल्स ऑफ ईयर पिना विच आर यूजलेस टू ह्यूमन। अभी मसल्स ऑफ ईयर पिना जो होता है हमारे लिए यूजलेस होता है। अभी ये डायग्राम में मसल्स ऑफ ईयर पिना दिख रहे हैं, बट इट इज़ यूजफुल टू मंकी फॉर द मूवमेंट ऑफ ईयर पिना। लेकिन ये मंकी में यूजफुल होता है। वेरियस वेस्टिजियल ऑर्गन्स लाइक टेल बोन्स, विजडम टीथ जिसे हम अक्कल दांत भी बोलते हैं, एंड बॉडी हेयर्स आर प्रेजेंट इन बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग। अब ये सब चीज़ ह्यूमन बीइंग में होती है लेकिन उसका यूज़ नहीं होता है। अभी नेक्स्ट है पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस। अ क्वेश्चन में अराइज इन योर माइंड दैट विच ऑर्गेनिजम्स एक्सिस्टेड मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। अभी आपके माइंड में क्वेश्चन आता होगा कि लाखों वर्ष पहले धरती पे कौन होगा। हाउ कैन वी टेल। अभी इसका आंसर हम कैसे दे सकते हैं। नाउ दिस सीक्रेट हैज़ बीन हिडन इन द अर्थ। अभी इसका जो सीक्रेट है वो धरती पे अभी भी छिपा हुआ है। लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म गेट बरीड ड्यू टू द डिजास्टर। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं डिजास्टर के कारण धरती के अंदर दब गए, जस्ट लाइक फ्लूड्स, अर्थक्वेक, वैल्केनो। अभी बाढ़, भूकंप और ज्वालामुखी। रूमिनेंट्स आर एक्सप्रेशन ऑफ सच ऑर्गेनिज्म रिमेन प्रिजर्व अंडरग्राउंड। उनके जो अवशेष हैं आज भी जमीन के अंदर दबे हुए हैं। दीज आर कॉल्ड एज अ फॉसिल्स, उसे हम जीवाश्म कहते हैं। सच ऑफ फॉसिल्स इज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ स्टडी ऑफ इवोल्यूशन। अब वो जीवाश्म का जो स्टडी है वो इवोल्यूशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम कार्बन डेटिंग के बारे में देखते हैं। कार्बन कंजप्शन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट स्टॉप आफ्टर डेथ। अभी कार्बन का जो कंजप्शन होता है एनिमल और प्लांट में वो उनके डेथ के बाद स्टॉप हो जाता है। एंड सिंस देन ओनली द डिकेइंग प्रोसेस ऑफ कार्बन 14 अकर्स कंटिन्यूस। उसके बाद कार्बन का डेकेइंग प्रोसेस चलता है। इन केस ऑफ डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इंस्टेड ऑफ रिमेनिंग कांस्टेंट द रेशियो बिटवीन कार्बन 14 एंड कार्बन 12 चेंजेस कंटिन्यूसली एज C12 इज नॉन रेडियो एक्टिव। अभी आफ्टर द डेथ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जब प्लांट्स एंड एनिमल डेथ हो जाता है तो जो C14 एंड C12 का जो रेशियो है वो कंटिन्यूसली चेंजेस होता है, और C12 जो होता है वो नॉन रेडियो एक्टिव होता है। द टाइम पासेस सिंस द डेथ ऑफ प्लांट और एनिमल कैन बी कैलकुलेटेड बाय मेजरिंग द रेडियो एक्टिविटी ऑफ C14। अभी C14 से हम उस प्लांट और एनिमल का हम लोग एज फाइंड आउट करते हैं, एंड द रेशियो ऑफ C14 टू C12 प्रेजेंट इन द बॉडी। दिस इज कार्बन डेटिंग मेथड। अभी से हम कार्बन डेटिंग मेथड बोलते हैं। इट इज़ यूज्ड इन पैलेंटियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी फॉर डिटरमाइन द एज ऑफ ह्यूमन फॉसिल्स एंड मैन्युस्क्रिप्ट्स। Once the age of fossil been determined by such technique, it become easy to deduce the information about organism। अभी जैसे ही हम वो किसी भी फॉसिल का एज मालूम पड़ता है तो उसके बारे में हमको जानकारी मिलती है। It seems that vertebrates have been slowly originated from invertebrates। अभी जो वर्टिब्रेट्स होते हैं पृष्ठवंशी प्राणी वो स्लोली ओरिजिनेटेड होते हैं, और इनवर्टिब्रेट्स मीन्स वो लेट। अभी यहाँ पे डायग्राम में आपको देख सकते हैं जो फर्स्ट पोजीशन पे आते हैं वो है बर्ड्स, मैमल्स, ये टॉप के पोजीशन में आते हैं। रेप्टाइल्स उसके नीचे के पोर्शन में है। रेप्टाइल्स, एम्फीबिया, पीसेस और उसके नेक्स्ट जनरेशन में आते हैं, और लास्ट में आता है इनवर्टिब्रेट्स। नेक्स्ट पार्ट है कनेक्टिंग लिंक्स, जिसको हम संयोजक कड़ी बोलते हैं। ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर्स एंड डिस्कस द कैरेक्टर्स ऑब्जर्व। अब यहाँ पे हमको पिक्चर्स को देखना है, उनके कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व करना है। तो डक बिल, प्लेंटिपस, लंगफिश एंड पेरिपेटस, ये 3 डायग्राम हमको दिए। अभी इनके कैरेक्टर्स को देख। सम प्लांट्स एंड एनिमल्स शो सम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स बाय विच दे कैन बी रिलेटेड टू द डिफरेंट ग्रुप। अभी कुछ प्लांट्स और एनिमल्स एक मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स प्ले करते हैं जिससे वो अलग अलग ग्रुप में जाते हैं। हेंस दे आर कॉल्ड एज अ कनेक्टिंग, जिसे ही हम कनेक्टिंग लिंक्स बोलते हैं। एग्जांपल पेरिपेटस, कैरेक्टर्स लाइक सिगमेंटेड बॉडी। अभी पेरिपेटस का हम लोग कैरेक्टर देखते हैं। सिगमेंटेड बॉडी, थिन क्यूटिकल्स एंड पैरापोडिया लाइक ऑर्गन्स आर प्रेजेंट। अभी इसमें 3 चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। सिमिलरली दिस एनिमल शो ट्रैचियल रेस्पिरेशन। अभी यही एनिमल्स ट्रैचियल रेस्पिरेशन को भी रिप्रेजेंट करते हैं। एंड ओपन सर्कुलरी सिस्टम सिमिलर टू आर्थ्रोपोडास। आर्थ्रोपोडा की तरह ये लोग ट्रैचियल रेस्पिरेशन एंड ओपन सर्कुलरी सिस्टम भी प्ले करते हैं। दिस इंडिकेट्स दैट
पेरिपेटस इज कनेक्टिंग लिंक्स बिटवीन एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। अभी इससे क्या मालूम पड़ता है कि पेरिपेटस का जो लिंक है वो एनेलिडा से भी है एंड आर्थ्रोपोडा से भी है, मीन्स के कैरेक्टर जो है इक्वल है। सिमिलरली डक बिल्स प्लेपस लेज एग्स लाइक रेप्टाइल्स। अभी ये जो डक बिल्स प्लेपस होते हैं वो रेप्टाइल्स की तरह अंडे देते हैं, बट शो रिलेशनशिप विथ मैमल्स। लेकिन वो लोग रिलेशन किसके साथ रखते हैं? मैमल्स के साथ रखते हैं। टू ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स एंड हेयर्स। अब उनको मेमोरी ग्लैंड भी होता है तो उस मैमल्स के साथ वो लोग रिलेशन प्ले करते हैं। लंग फिश परफॉर्म रेस्पिरेशन विथ लंग्स रिस्पेक्टिव बीइंग फिश। अभी जो लंग फिश होता है वो रेस्पिरेशन प्रोसेस करता है लंग से, लेकिन वो फिश है। अभी फिश लोग लंग से रेस्पिरेशन नहीं करते। दिस एग्जाम्पल इंडिकेट दैट द मैमल्स आर इवॉल्व फ्रॉम रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस फ्रॉम फिशेस। अभी ये हमको क्या इंडिकेट करते हैं कि मैमल जो है वो रेप्टाइल से इवॉल्व हुए हैं एंड एम्फीबियंस जो है वो फिशेस से इवॉल्व हुए हैं। अभी लास्ट पार्ट में हम लोग आते हैं एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस, जिसे हम भ्रूण ज्ञान बोलते हैं। कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेजेस ऑफ वेरियस वर्टिब्रेट्स गिवन इन द पिक्चर्स। अभी यहाँ पर हम लोग को बहुत सारे वर्टिब्रेट्स के एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट के स्टेजेस दिए हुए हैं, जिसमें फिश, लैमडर, टर्टॉइज, चिकन, पी, काऊ, रैबिट्स, मैन, ये सब क्या है? वर्टिब्रेट्स है। ऑल एम्ब्रियोज शो एक्सट्रीम सिमिलैरिटीज ड्यूरिंग द इनर्शियल स्टेज। अभी इनर्शियल स्टेजेस में लोग बहुत सारे सिमिलैरिटीज दिखाई देते हैं। मतलब यहाँ पे हम लोग डायग्राम में देख सकते हैं कि ये सब इक्वल दिख रहे हैं, ये इनर्शियल स्टेज है। एंड दो सिमिलैरिटी डिक्रीजेज ग्रेजुअली, और वही सिमिलैरिटी धीरे धीरे क्या होता है? डिक्रीज होने लगता है और वो लोग चेंजेस होने लगते हैं। सिमिलैरिटीज इन इनिशियल स्टेज इंडिकेट दैट द कॉमन ओरिजिन ऑफ ऑल दिस एनिमल्स। अभी ये सिमिलैरिटीज क्या इंडिकेट करता है कि इनके जो ओरिजिन थे वो क्या थे? कॉमन थे, सेम थे। अभी नेक्स्ट पार्ट है डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, एग्जाम में पूछता है। राइट शॉर्ट नोट ऑन डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो चार्ल्स डार्विन हैड कलेक्टेड innumerable specimens of plants and animals, and depending upon the observation of those specimens he published the theory of natural selection। अभी चार्ल्स डार्विन ने क्या किया कि प्लांट्स और एनिमल्स के बहुत सारे सैंपल को उन्होंने कलेक्ट किया और उन सैंपल के हिसाब से उन्होंने अपना नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी को रिप्रेजेंट किया। For this purpose, Darwin had published a book titled Origin of Species। अब उस पब्लिश के आधार पे अपने अपने बुक का टाइटल दिया Origin of Species। While explaining the concept, Darwin says that all the organisms reproduce prolifically. All the organisms compete with each other in a life-threatening manner। अभी उन्होंने क्या बताया कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो जीवित रहने के लिए एक दूसरे से संघर्ष करते हैं। In this competition, only those organisms sustain which show the modification is essential for winning the competition। अब इस competition में वही जिंदा बचता है जो जीतने के लिए चलता है। However, beside this, natural selection also play important role because nature select only those organisms which are fit to live and rest persist। अब नेचुरल सिलेक्शन में क्या होता है? नेचर भी उनको ही जीवित रखता है जो लड़ने के लिए जीते हैं, और जो बचते हैं वो डेथ हो जाते हैं। सब्सटेनिंग एंड सिलेक्टेड ऑर्गन कैन परफॉर्म रिप्रोडक्शन। अब जो बचते हैं, जो हार्ड वर्क करते हैं, वो रिप्रोडक्शन करते हैं, देयर बाय गिव राइज टू न्यू स्पेसीज। फिर वो नए एक स्पेसीज को जन्म देते हैं विद देयर ओन स्पेसिफिक कैरेक्टर्स। फिर उनका जो कैरेक्टर रहता है वो उनको कैरेक्टर मिलता है। डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वॉज वाइडली एक्सेप्टेड फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। अभी डार्विन्स थ्योरी को बहुत अधिक समय तक एक्सेप्ट किया गया। However, some objections were raised against this theory। लेकिन उनके इस थ्योरी के उधर ऑब्जेक्शन भी आए। अब हम थोड़े ऑब्जेक्शन क्या क्या थे वो देखते हैं। यहाँ पे टोटल 3 टाइप के ऑब्जेक्शन। फर्स्ट वन, नेचुरल सिलेक्शन इज नॉट द ओनली फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवोल्यूशन। अभी नेचुरल सिलेक्शन ही इवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। सेकेंड था, डार्विन डिड नॉट मेंशन एनी एक्सप्लेनेशन अबाउट यूजफुल एंड यूजलेस मॉडिफिकेशन। डार्विन ने अपने इस थ्योरी में यूजलेस एंड यूजफुल मॉडिफिकेशन के बारे में कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था। देयर इज़ नो एक्सप्लेनेशन अबाउट स्लो चेंजेस एंड अब्स्ट्रक्ट चेंजेस। अभी उन्होंने स्लो चेंजेस एंड अब्स्ट्रक्ट चेंजेस के बारे में भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था। इररिस्पेक्टिव ऑल दिस ऑब्जेक्शंस,
इतने सारे ऑब्जेक्शन के अलावा डार्विन्स वर्क एंड इवोल्यूशन हैव बीन मोलस्टोन। अभी तो भी डार्विन के का जो इवोल्यूशन है वो एक मील का पत्थर है। अभी नेक्स्ट पार्ट में हम लैमार्किज्म के बारे में देखेंगे। जीन बैप्टिस्ट लैमार्क प्रपोज द मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन। अभी लैमार्किज्म ने क्या बताया कि मॉर्फोलॉजिकल जो चेंजेस होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म वो ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं इवोल्यूशन के लिए। एंड रीज़न बिहाइंड दोज मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस इज एक्टिविटी एंड लेजीनेस। अब वो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होने के रीज़न क्या है, एक्टिविटीज़ है उनकी या लेजीनेस है या आलस है। ही कॉल्ड दिस कॉन्सेप्ट एज प्रिंसिपल ऑफ यूज़ और डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन्स। अब उसको उन्होंने अपने इस प्रिंसिपल को क्या नाम दिया, यूज़ और डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन्स, ऑर्गन्स का यूज़ करना और अनयूज़ करना। फर्दर ही सेड दैट द नेक ऑफ जिराफ हैज़ बिकम टू लॉन्ग। अभी उन्होंने क्या बताया कि जिराफ का जो नेक होता है बहुत ही लंबा होता है, ड्यू टू ब्राउजिंग ऑन लीव्स ऑफ टॉल प्लांट्स बाय एक्सटेंडिंग देयर नेक्स फॉर सेवरल जनरेशन। अभी ये क्या करता है कि लंबे लंबे पेड़ों की जो पत्तियां होती है वो खाता है, जिसके वजह से क्या होता है जनरेशन से उसका जो नेक है वो इंक्रीज होता जाता है। सिमिलरिटी शोल्डर्स ऑफ द आयरन स्मिथ हैव बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग। अभी दूसरे एग्जाम्पल में उन्होंने क्या बताया कि जो लोहार होते हैं उनके जो शोल्डर्स होते हैं बहुत ही स्ट्रांग हो जाते हैं फॉर फ्रिक्वेंट हैमरिंग मोमेंट, बार बार हथौड़े चलाने से उनके होल्डर्स मजबूत हो जाते हैं। विंग्स ऑफ बर्ड्स लाइक ऑस्ट्रिच एंड ईमू हैव बिकम वीक ड्यू टू नो यूज़। अभी शुतुरमुर्ग और ईमू के जो पंख होते हैं वो यूज़ न होने के कारण ही वीक हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग उसका ज़्यादा यूज़ नहीं करते। लेग्स ऑफ बर्ड्स लाइक स्वान एंड डक हैव बिकम यूजफुल फॉर स्विमिंग ड्यू टू द लिविंग इन वाटर। अभी बतख के जो पैर होते हैं वो पानी में स्विमिंग करने के लिए यूज़फुल होते हैं। स्नेक हैव लॉस्ट देयर लेग्स बाय मॉडिफिकेशन इन देयर बॉडी फॉर बोरोविंग हैबिट। अभी स्नेक क्या होता है, अपने पैरों को खो देता है। ऑल दिस एग्जाम्पल आर टाइप ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टर। ये जितने भी एग्जाम्पल थे वो सब अक्वायर्ड कैरेक्टर हैं, आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर। अब ये जो कैरेक्टर है एक जनरेशन दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है। दिस इज कॉल्ड अ थेरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टर्स और लैमार्किज्म। अब इसे ही हम लैमार्किज्म की थेरी बोलते हैं। डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन्स ड्यू टू द स्पेसिफिक एक्टिविटीज और देयर जनरेशन ड्यू टू द नो यूज एट ऑल वाज वाइडली एक्सेप्टेड। अभी डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन्स बाय यूजिंग एक्टिविटी, अभी एक्टिविटी करने से वो ऑर्गन्स डेवलप होता है और एक्टिविटी न करने से वो ऑर्गन्स डिजनरेट हो जाता है, ये एक्सेप्ट किया गया। बट ट्रांसफ़र ऑफ दिस कैरेक्टर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन वाज रिजेक्टेड। लेकिन ये कैरेक्टर दूसरे जनरेशन में शिफ्ट होगा ये उन्होंने रिजेक्ट किया, बिकॉज इट हैज़ बीन वेरीफाइड मैनी टाइम्स, क्योंकि ये बहुत समय से ये वेरीफाइड हुआ है कि मॉडिफिकेशंस ब्रॉट इन अस आर नॉट ट्रांसफर टू नेक्स्ट जनरेशन। जो मॉडिफिकेशन होता है वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र नहीं होता, एंड देयर बाय लेमार्क्स थेरी वॉज डिस्प्रूव, जिसके वजह से लेमार्क का जो थेरी था वो डिस्प्रूव हो गया। द लिविंग ऑर्गन कैन ट्रांसफर द कैरेक्टर्स विच इज हैज़ एक्वायर्ड। लिविंग ऑर्गन वही ट्रांसफ़र करते हैं जो एक्वायर्ड होता है टू द नेक्स्ट जनरेशन। दिस इज कॉल्ड एज अ एंसेस्ट्री ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। नेक्स्ट पार्ट है हमारा स्पेशिएशन। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज द इफेक्ट ऑफ एवोल्यूशन। अभी जितने भी प्लांट्स एंड एनिमल्स के न्यू स्पेसीज होते हैं वो सब एवोल्यूशन के कारण ही होते हैं। स्पेसीज इज द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रोड्यूस फर्टाइल इंडिविजुअल्स थ्रू द नेचुरल रिप्रोडक्शन। अभी स्पेसीज क्या होता है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है जो फर्टाइल इंडिविजुअल्स नेचुरल सिलेक्शन से प्रोड्यूस होता है। ईच स्पेसीज ग्रो इन स्पेसिफिक जियोग्राफिकल कंडीशन। जो भी स्पेसीज होते हैं वो एक भौगोलिक रचना में ही तैयार होते हैं। देयर फूड हैबिटेट्स रिप्रोडक्टिव एबिलिटी एंड पीरियड्स इज़ अ डिफरेंट। उनके खाने का तरीका, रहने का तरीका सब डिफरेंट होता है। हाउएवर जेनेटिक वेरिएशन इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पेसीज। अभी उनके जो जेनेटिक्स वेरिएशन होते हैं वो न्यू स्पेसीज के फॉर्मेशन के लिए रेडी होते हैं। बिसाइड्स जियोग्राफिकल एंड रिप्रोडक्टिव चेंजेस आल्सो रिस्पॉन्सिबल। जिसके अलावा भौगोलिक कारण और उनके रिप्रोडक्टिव चेंजेस भी होते हैं। सिमिलरली जियोग्राफिकल एंड रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन आल्सो लीड्स टू स्पेसिएशंस।
अभी नेक्स्ट पार्ट पे हम आते हैं ह्यूमन इवोल्यूशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 4 पार्ट नहीं पढ़ना है हमको, सिर्फ ह्यूमन इवोल्यूशन को पढ़ के लेना है और समझ के रखना है। द बायोडाइवर्सिटी दैट इज नोन टुडे हैज़ बीन सेड टू बी द कन्फर्म फ्रॉम वेरी सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अभी आज हम जो बायोडाइवर्सिटी देख रहे हैं वो एक सिंपल ऑर्गेनिज्म से तैयार हुआ है ड्यू टू द इवोल्यूशन। इन दिस इवोल्यूशन ओरिजिन ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन कैन बी शोन एज पर पिक्चर एज गिवन बिलो। लास्ट डायनासोर डिसअपियर एट अप्रॉक्सीमेटली 7 करोड़ ईयर्स अगो। अभी जितने भी लास्ट डायनासोर थे इस धरती पे 7 करोड़ साल पहले ही खत्म हो गए। एट दैट टाइम मंकी लाइक एनिमल्स आर सेड टू बी इवॉल्व। उसके बाद मंकी की तरह एक प्राणी तैयार हुआ फ्रॉम द सम एंसेस्टर हु वेयर मोर लेस सिमिलर टू मॉडर्न ह्यूमंस। टेल ऑफ दिस मंकी लाइक एनिमल्स ऑफ अफ्रीका सेड टू बी डिसअपियर्ड अबाउट 4 करोड़ ईयर्स अगो। अब उसके जो पूछ थी उस मंकी लाइक ह्यूमन की वो धीरे धीरे डिसअपियर होती गई। दे डेवलप ड्यू टू द इनलार्जमेंट इन द ब्रेन, देयर हैंड्स वेयर आल्सो इम्प्रूव। उसके बाद उनके ब्रेन में डेवलपमेंट हुआ, उनके हाथ में इम्प्रूवमेंट आया। एंड दस एपे लाइक एनिमल्स वेयर इवॉल्व। उसके बाद एपे का ह्यूमन तैयार हुआ। मीन वाइल दिस एपे लाइक एनिमल्स रिचेस साउथ अफ्रीका एंड नॉर्थ ईस्ट एशिया एंड फाइनली इवॉल्व द गिबॉन एंड एंटियोन्स। उसके बाद वो साउथ अफ्रीका और ईस्ट एशिया के देशों में पाया गया। रिमेनिंग एपे लाइक एनिमल्स स्टेन इन अफ्रीका। बाकी जो बचे एपे थे वो अफ्रीका में ही स्टे रहे। एंड देन गोरिल्ला एंड चिंपांजी इवॉल्व अबाउट 2.5 करोड़ अगो। उसके बाद वहाँ से गोरिल्ला और चिंपांजी इस प्राणी तैयार हुए। इवोल्यूशन ऑफ सम ऑफ द 2 करोड़ ईयर ओल्ड स्पीसीज ऑफ एपे seem to occur in a different way. This hoppe started to live land and the forest started to decline due to the dry environment. These lumbar bones developed in such a way that they stayed in a stand erect posture in a grassland. अब उनके हड्डियों में थोड़ा सा चेंजेस हुआ और एक सीधे से खड़े होने लगे। एंड देन देयर हैंड्स बिकम अवेलेबल फॉर यूज। उसके बाद उनके हाथ भी काम करना शुरू किए। दिस फर्स्ट ह्यूमन लाइक एनिमल्स विथ इरेक्ट पोस्चर विथ यूजिंग देयर हैंड्स have evolved about 2 करोड़ years ago. First record a human like animal, आदमी की तरह दिखने वाला एनिमल इज द यूज इन द फॉर्म ऑफ रैम्पियस एपे इन साउथ ईस्ट अफ्रीका. The morphology of this human like animals started to appear like to be a member of genus Homo about 20 lakh years ago and the skilled human developed. उसके बाद एक बुद्धिमान मानव तैयार हुआ. About 15 लाख ईयर अगो ह्यूमन वॉकिंग विथ इरेक्ट पोस्चर वॉज इवॉल्व. बाद में ह्यूमन धीरे धीरे चलना स्टार्ट किया. एंड मे हैव इन चाइना इंडोनेशिया ऑफ एशियन कॉन्स्टिट्यूएंट्स. इवोल्यूशन ऑफ अपराइट मैन कंटिन्यूड इन द डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट इन द ब्रेन फॉर द पीरियड ऑफ अबाउट 1 लाख ईयर एंड मीन वाइल इट डिस्कवर्ड फॉर द फायर. उसके बाद आदमी के ब्रेन में डेवलपमेंट होगा, उसने फायर की खोज की. Brain of 15,000 year old man had been sufficiently evolved the extended that could be considered the member of the class wise man that known as Homo sapien. उसके बाद एक बुद्धिमान मानव की तैयार हुआ जिसे हम Homo sapien कहते हैं. Neanderthal man can be considered as the first example of wise man. एक बुद्धिमान मानव की जो एग्जाम्पल हम ले सकते हैं उसे हम Neanderthal man बोलेंगे. The Cro-Magnon man evolved about 50,000 years ago and afterward this evolution had been faster and easier. About 10,000 years ago, man was started practice agriculture. 10,000 साल पहले मनुष्य ने खेती करना शुरू किया. स्टार्टेड टू रेयर द कैस्टल एंड स्टैब्लिश द सिटीज़. बाद में उन्हें शहर बसाए. कल्चर डेवलप, कल्चर की शुरुआत हुई. आर्ट ऑफ राइटिंग वाज इन्वेस्टेड, लिखन की शुरुआत हुई. 5,000 years ago and thus the history has been started. वहाँ से इतिहास स्टार्ट हुआ. मॉडर्न साइंस इमर्ज फ्रॉम 400 years ago and industry society was established and 200 years ago. Now we are reaches at this stage and still we are searching the detail of root of human ancestry. तो यहाँ पे हमारा स्टार्ट टॉपिक कंप्लीट होता है. नेक्स्ट वीडियो हम इस टॉपिक का एक्सरसाइज लेकर आएंगे. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.